जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा हवलदार के लिए जो आपका एग्ज़ाम होना है, आपका 2023 का जो एग्ज़ाम है। तो इसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। मॉक टेस्ट संख्या 15 है एमटीएस की ये, और इससे पहले मैंने 14 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं। आप वहां से जाके प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना दी है। तो दोस्तों चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। कौन से 25 प्रश्न हैं आपके आज के मॉक टेस्ट में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है। दोस्तों कौन से स्मारक है जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के स्मारक आपको देखने मिलेंगे, मतलब उसके अवशेष देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखो, वैसे ये सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो मतलब चर्च है ये आपको गोवा में मिलेगा। ठीक है, गोवा में है ये। और कहाँ पर मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि यह है आपका बेसिलिका चर्च। ऑप्शन ऑप्शन ए बेसिलिका चर्च में जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे इसके अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है, आप याद रखिएगा। और ये जो मतलब आपका मतलब स्मारक मिलेगा वो गोवा में है। ठीक है, गोवा में है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहा गया, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल भारत में सबसे पहली बार किसे मिला था। तो दोस्तों भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। दोस्तों अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। और कौन सी शाखा के लिए मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था अमर्त्य सेन को। ये आप याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सन जरूर याद रखिएगा, सन बहुत आती है एग्जाम में। 1998 में इसको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, ये आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्या अमर्त्य सेन की कोई पुस्तक आपको याद है जो पूछी जाती है, हाँ बहुत आती है दोस्तों, वो है आपकी गरीबी और अकाल। ये काफ़ी कई बार पूछी जा चुकी है। गरीबी और अकाल किसकी पुस्तक है। दोस्तों गरीबी और अकाल अमर्त्य सेन की पुस्तक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अमर्त्य सेन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है, 6 क्षेत्रों में, जिसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन मतलब चिकित्सा का नोबेल है, पीस का नोबेल है, शांति का नोबेल जिसको बोलते हैं, साहित्य का नोबेल है, लिटरेचर, और एक है आपका अर्थशास्त्र। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में स्थापित हुआ था और 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो नोबेल पुरस्कार किस शहर में मिलते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी में मिलते हैं, स्टॉकहोम में। ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा। और शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी में मिलता है, ओस्लो में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मलेरिया रोधी औषधि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मलेरिया की जो औषधि बनती है वो किससे बनती है, तो आपको याद रखना दोस्तों, मलेरिया की औषधि जो होती है ये कुनैन की सिनकोना की छाल होती है, और इसको बोलते हैं क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन मलेरिया उपचार की औषधि है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्लोरोक्वीन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया किससे फैलता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से। मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। ठीक है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मच्छर होता है आपका, एक मच्छर है आपका क्यूलेक्स और एक है आपका एडीज। एडीज मच्छर जो होता है ना, एडीज मच्छर ये आपको डेंगू करता है। तो ये आप याद ना, पूछा जाता है कि कौन सा मच्छर डेंगू फैलाता है, तो एडीज मच्छर डेंगू फैलाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। दोस्तों पौधों के लिए मैक्रो न्यूट्रेंट कौन सा नहीं होता। देखो वैसे तो पौधों के लिए जो मेजर या मैक्रो न्यूट्रेंट होते हैं उनका मतलब है कि बृहत पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इस वर्ग के मतलब इनकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। जैसे आपका मैं बता दूं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये किसी भी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मतलब ये मुख्य होता है आपका। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। नाइट्रोजन बिल्कुल होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन पौधे के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता, आप याद रखिएगा। तो 4 का सही होगा आपका ऑप्शन डी, याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
कि जो पौधे होते हैं इनका एक वर्ड आपसे पूछेगा फ्लोरा। कभी आपसे पूछा जाए कि फ्लोरा क्या होता है, दोस्तों फ्लोरा पेड़ पौधों को ही कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, फ्लोरा पेड़ पौधों को बोला जाता है। और पौधों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व क्या है, नाइट्रोजन। और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कीटों में श्वसन अंग क्या है। दोस्तों जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनका जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा कीट का श्वसन अंग श्वास नली होती है। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, श्वास नली, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। कीटों में जो श्वसन अंग है वो ट्रैकिया होता है, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे आपका कॉकरोच है, कॉकरोच में जो उसका श्वसन अंग है वो ट्रैकिया कहलाता है। क्लियर, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए एंटोमोलॉजी क्या है, एंटो एंटो सॉरी ये एमओ लिख दिया, एंटोमोलॉजी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटोमोलॉजी क्या है, तो आपको याद रखना है कि एंटोमोलॉजी जो होता है ये कीटों का अध्ययन होता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का जो गलनांक है वो सबसे कम होता है इन ऑप्शन के अनुसार। कितना होता है, -157.4 डिग्री सेल्सियस। क्रिप्टॉन का गलनांक सबसे कम होता है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी गई है आपकी, कार्बन। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है कार्बन की संयोजकता। ठीक है। कोबाल्ट, दोस्तों विटामिन B12 में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो आप याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, बहुत आता है एग्जाम में। और आपको याद रखना कोबाल्ट 60, दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में होता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि किसका गलनांक सबसे कम है, क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है। दोस्तों सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध जो होता है इन ऑप्शन के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो हाइड्रोजन बंध होता है ये सबसे प्रबल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। दोस्तों क्या आपको पता है कि कांच पर यदि लिखेंगे तो आप किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कांच पर लिखाई करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखाई करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग ही किया जाता है, आप याद रखिएगा, HF इसका सही जवाब है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट क्या होता है। दोस्तों देखो, कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPU, मतलब कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो CPU कहलाता है। अब आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का जो CPU है वो सीधे संचालित जिस निर्देश को करता है उसको आप क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। निर्देश का सेट मशीन लैंग्वेज कहलाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आप 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 का होता है। तो आप याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर के CPU द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का एक सेट होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना गया, दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट आपका, खासी जनजाति भारत में कहाँ पर रहती है। दोस्तों खासी जनजाति भारत में जो रहती है ये आपने सुने होंगे, ये मेघालय में रहती है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपकी मेघालय में रहती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय राज्य कब बना था, तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना एक राज्य के रूप में की गई है, ये आप याद रखिएगा। और मेघालय को भारत में बादलों का घर कहा जाता है। साथ साथ आपको याद रखना मेघालय का एक डांस लाहो, लाहो कहाँ का डांस है, तो मेघालय का डांस है लाहो। तो खासी जनजाति मेघालय में रहती है। दोस्तों मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कभी, देखो भारत में किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी, तो दोस्तों मेघालय वो राज्य था जिसकी जनगणना में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। 27% की वृद्धि हुई थी यहाँ की जनसंख्या में, तो ये आप याद रखें। इसकी राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है,
कभी क्वेश्चन आए कि भारत में किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया, तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। और मेघालय में ना एक त्योहार बड़ा फेमस है, वांगाला, बहुत आता है ये एग्जाम में, रट लो इसको तो बिल्कुल। वांगाला त्योहार कहाँ होता है? बहदीन खलम है, नोंगक्रेम है, सात सुकमीम है, बहुत सारे डांस हैं यहाँ के, तो ये आप याद रखें। और मेघालय में ही ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, मौसिनराम। दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो मौसिनराम है, और मौसिनराम किस राज्य में है? मेघालय में है, आप याद रखिएगा। तो खासी जनजाति कहाँ रहती है आपकी? खासी जनजाति मेघालय में रहती है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, नारी कुरीबन जनजाति भारत में किस राज्य में निवास करती है? नारी कुरीबन जनजाति भारत में किस राज्य में निवास करती है? आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है? DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों DASD में ए का पूर्ण रूप हमें बताना है, क्या होता है? एसिज होता है, एक्सेसिबल होता है, अरिथमेटिक होता है, अराउंड होता है, तो आपको याद रखना है इसका मतलब होता है एक्सिस। ऑप्शन ए एक्सिस इसका अर्थ होता है, मतलब है डायरेक्ट एक्सिस स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सिस स्टोरेज डिवाइस, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, DASD में ए का मतलब एक्सिस होता है, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म डैश द्वारा अधिकतम लाभ पाती है। दोस्तों यदि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है तो एक फर्म को जो मतलब लाभ मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? तो आपको याद रखना है, यदि पूर्ण प्रतियोगिता है तो इसमें जो लाभ मिलेगा किसी भी फर्म को, वो उत्पादक को इस तरह से स्थापित करना ताकि सीमांत लागत के बराबर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में एक फर्म को अपने उत्पादन को इस तरह से स्थापित करता है ताकि सीमांत कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाए। ठीक है, तभी आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। तो इसको मैं एक बार जूम कर देता हूँ, अब आप ऑप्शन देख सकते हैं। उत्पादन को इस तरह से स्थापित करना ताकि कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाए, तो एक फर्म को क्या मिलेगा? अधिकतम लाभ मिलेगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में एक फर्म अधिकतम लाभ कब पाती है? जवाब होगा जब अपने उत्पादन को इस तरह से स्थापित करे ताकि सीमांत कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाए, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है? ओजोन छिद्र डैश के जैसे रसायनों के कारण होते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब है कि ओजोन में जो छिद्र होता है वो किसके कारण होता है ना, ये मेन कारण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओजोन में जो छिद्र है, मतलब ओजोन का दुश्मन कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का दुश्मन है। ये ओजोन परत की मोटाई को पतला कर देता है। ठीक है, और ओजोन परत जो आपको देखने को मिलेगी ये वायुमंडल में समताप मंडल में देखने को मिलती है। समताप मंडल, ओजोन परत का मेन काम क्या है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक UV किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको सीधी धरती पर आने से रोकती है ओजोन परत। अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य की किरणें सीधी धरती पर आती हैं, जिससे क्या होता? स्किन कैंसर हो जाता, आपकी आंखें जल्दी खराब हो जाती। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब होता है? दोस्तों 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जो जगह है ये कनाडा में है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ। इसीलिए 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये आप याद रखिएगा, ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि ओजोन परत में छिद्र जो होता है वो किसके कारण होता है? CFC के कारण होता है, ये आप याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका आपसे सही जवाब पूछा गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही जवाब था। नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस मतलब लीक हुई थी वो हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और भोपाल गैस त्रासदी
किस वर्ष हुई थी? 1984 में, दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। 3 दिसंबर को आप मान सकते हैं, 2 दिसंबर की मतलब रात थी और 3 दिसंबर का दिन था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा कारखाना था? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कारखाने से लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये आप याद रखना, कभी पूछा जाए आपसे। और इसके कारण क्या हुआ था कि बाद में भारत में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं N2O। क्या आपको पता है कि हंसाने वाली गैस इसे ही कहा जाता है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मीथेन गैस की बात करूं, CH4 मीथेन होती है और इसको मार्स गैस भी बोलते हैं ना। मार्स गैस दलदल वाले स्थान पे जो मिलती है वो मीथेन गैस मिलती है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो जब हमारे पशु मवेशी जो होते हैं अपना मुंह चलाते रहते हैं, जब पशु मुंह चला के जुगाली करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है आपकी मीथेन गैस। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। मुंह से बदबू आती है मीथेन गैस के कारण, और मीथेन गैस कोयले की खदानों में ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग भी लगा सकती है, इसलिए इसे फायर डैम्प भी कहा जाता है। इसलिए इसको फायर डैम्प भी कहा गया है, आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? दोस्तों कोयले का सर्वोच्च भंडार किस देश में मिलेगा? तो ये अमेरिका में है, USA इसका सही जवाब है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार अमेरिका में देखा जाता है, आप याद रखिएगा। 14 का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्लियर? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ABLP मतलब है कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला ये कोयले की सर्वोच्च किस्म मानी जाती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली कोयले की खदान कौन सी थी? रानीगंज। रानीगंज जो प्रसिद्ध है भारत में, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये पश्चिम बंगाल में आता है। और एक और पूछेगा आपसे, झरिया। झरिया क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों झरिया झारखंड में है और ये भी आपका कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है। एक आपसे नवेली बहुत पूछता है एग्जाम में, नवेली। नवेली तमिलनाडु में है और ये लिग्नाइट कोयले के लिए विख्यात है। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में सबसे बड़े कोयले के भंडार अमेरिका में देखे जाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या? वॉशिंगटन DC, और यहाँ की मुद्रा को डॉलर कहा गया है। ठीक है, डॉलर। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, मुद्रा रूबल। चीन की बीजिंग राजधानी है, मुद्रा है रेनमिनबी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? दोस्तों अगर हम बात करें, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और बुध के बाद जस्ट जो नंबर आता है वो शुक्र का आता है, यानी कि दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य से, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा किसे कहा गया? इवनिंग स्टार। अगर आपसे पूछे सुबह का तारा अर्थात भोर का तारा किसे कहा गया? मॉर्निंग स्टार। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया? तो शुक्र इसका सही जवाब है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अगर आपसे पूछे सबसे गर्म ग्रह, शुक्र, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, आप याद रखिएगा। और किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं, वो ग्रह शुक्र ही है आपका। ठीक है दोस्तों, आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती है किसके कारण, तो सूर्य में ऊर्जा बनती है नाभिक के संलयन के कारण। यहाँ ऑप्शन में मतलब एक शब्द लिखा गया सूर्य, और सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है। अगर 20 सेकंड ऑप्शन में ना हो तो आप 18 सेकंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात इनके उपग्रहों की संख्या 0 है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा गया है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया के ना मरुस्थल, 3 मरुस्थल है, बहुत पूछेगा सर, बहुत पूछता है, कौन कौन से हैं? तनामी बहुत आता है सर। गिब्सन बहुत पूछता है एग्जाम में, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है?
गिब्सन सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है? तो तनामी, गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। बाकी ग्रेट विक्टोरिया भी है, ग्रेट सैंडी भी है, लेकिन ये 3 ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की धरती भी कहा गया है। खैर ये सबको याद होता है। कंगारुओं की भूमि किसे कहा गया? तो कंगारुओं की भूमि ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान मिलेंगे, शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स। तो कभी क्वेश्चन आए कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, दिस इज कैनबरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक किस वंश के सम्राट थे? दोस्तों अशोक मुगल वंश के तीसरे राजा थे। अशोक मुगल वंश के तीसरे राजा थे। मुगल वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसके बाद में बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में उनका बेटा अशोक मुगल साम्राज्य की मुगल नहीं मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा गया? दोस्तों भारत में शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। शिलालेख का जनक अशोक को कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो देवानाम प्रियदर्शी किसे का उपनाम था? तो अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है। क्लियर दोस्तों। और अशोक जो है ना, इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मौर्य साम्राज्य में अशोक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? कुणाल, इनका बेटा था। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था राजा खारबेल के साथ में। तो ये आप याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था ये अशोक और खारबेल के बीच हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो अशोक कौन से वंश के राजा हैं? मौर्य वंश के राजा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर और अपने भाई को मार डाला था? दोस्तों वह कौन सा मुगल सम्राट था? तो आप याद रखिएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और मतलब गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी, ठीक है। ये छठा राजा था मुगल साम्राज्य में, आप याद रखें औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है, जिंदा पीर। और साथ साथ इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। आलमगीर की उपाधि किसने धारण की है? औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसकी सेना में थे? औरंगजेब। दोस्तों क्या आपको पता है कि औरंगजेब बीणा बजाने में बहुत कुशल था? तो कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा मुगल बादशाह बीणा बजाता था? औरंगजेब, याद रखिएगा। और इसने मतलब इसकी बीवी थी राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, जिसको बीबी का मकबरा बोला जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजभाषा फारसी थी, आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था। पियानो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पियानो का आविष्कार जो किया था ये इटली के थे, और ये थे आपके बोर्टोलोनियो क्रिस्टोफेरी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बोर्टोलोमियो क्रिस्टोफेरी द्वारा पियानो का आविष्कार किया गया था। किस देश के थे? इटली के। दोस्तों देखो अभी ना इटली की पीएम है जॉर्जियो मेलोनी, ये अभी भारत आई हुई है रायसीना डायलॉग में। अभी ये कुछ टाइम पहले आपकी राजघाट पे गई थी गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो कभी क्वेश्चन आपसे आए कि जॉर्जियो मेलोनी जो हाल ही में अभी भारत दौरे पर आई हैं रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए, कहाँ की पहली महिला पीएम है? इटली की हैं। तो ये बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी भी इटली के थे, इन्होंने पियानो का आविष्कार किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। 20 में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 क्या कहा गया है दोस्तों? किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? दोस्तों देखो वास्तव में आदर्श द्रव कोई द्रव नहीं होता, और आदर्श द्रव की श्यानता और संपीड़ितता हमेशा शून्य होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, श्यानता का मतलब क्या होता है? दोस्तों श्यानता का मतलब है किसी द्रव का एक ऐसा गुण जो उसके बहने का विरोध करे। द्रव का एक ऐसा गुण जो उसके बहने का विरोध करे, इसको बोलेंगे आप श्यानता। जैसे आपकी शहद है और एक पानी है, आप बताओ किसकी श्यानता ज़्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है शहद, क्योंकि शहद कम गति से बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि इसकी श्यानता ज़्यादा होती है। तो आदर्श द्रव की श्यानता हमेशा शून्य होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई होती है वाट प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन
ए इसका सही जवाब। ध्वनि की तीव्रता वॉट प्रति वर्ग मीटर होती है। अगर एक वर्ड में आपको आंसर देना हो तो डेसिबल, डेसिबल भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ये आप याद रखिएगा। बेल, बेल भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। और नीपर, नेपर भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्या निर्वात में ध्वनि चल सकती है? जवाब होगा नहीं, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। क्लियर। चलिए, और मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अच्छा, वर्तमान, देखो है का मतलब है कि वर्तमान में पूछ रहा है। देखो मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन आज की टाइम में हम बात करें तो भारत में मूल मतलब कितनी अनुसूची हैं? 12। मूलतः कितनी थी? 8, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, आप याद रखिएगा। संविधान दिवस कब होता है भारत में? 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? देखो अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आप याद रखिएगा एम ए आयंगर। एम ए आयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ये आप याद रखिएगा, एम ए आयंगर। ऑप्शन देख लेते हैं इनके कहाँ पर हैं, तो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम ए आयंगर थे, आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लोकसभा का जनक किसे कहा गया? दोस्तों भारत में लोकसभा का जनक जीबी मावलंकर को कहा जाता है। भारत में लोकसभा का जनक किसको कहा गया? जीबी मावलंकर। और भारत की पहली लोकसभा 1952 से 1957 तक चली थी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्य बनने की मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्टिन क्रोव किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? दोस्तों मार्टिन क्रोव ये कहाँ के खिलाड़ी थे? तो आप याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के, ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे मार्टिन क्रोव। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में जो बैट होता है, क्रिकेट के बैट की लंबाई कितनी होती है? तो आप याद रखें, क्रिकेट में बैट की लंबाई 38 इंच होती है। और पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। पिच की लंबाई 22 गज होती है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके साथ खेला था? इंग्लैंड के साथ। 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, ये आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि क्रिकेट का मक्का किस शहर को कहा गया है, या किस क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किसको कहा गया? तो आप याद रखिएगा, लॉर्ड्स। लंदन में एक स्टेडियम है आपका लॉर्ड्स, तो लॉर्ड्स स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों अनटचेबल पुस्तक जो लिखी है वो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मुल्क राज आनंद, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सरोजिनी नायडू, ये स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी, और इनकी किताब है द बर्ड ऑफ टाइम। तो कभी क्वेश्चन आए द बर्ड ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दोस्तों द बर्ड ऑफ टाइम जो पुस्तक लिखी है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो अनटचेबल मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा मॉक टेस्ट, 27 मिनट का मॉक टेस्ट हो चुका है, 28 हो गए सॉरी। और तो आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो आप जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।